हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिक्षा दर्शन के रूप में आदर्शवाद का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो हेडिंग लाइन देंगे कि शिक्षा दर्शन के रूप में आदर्शवाद का मूल्यांकन। ठीक है, आंसर है कि किसी वस्तु, क्रिया, व्यवस्था, विचार, योग्यता और क्षमता आदि का मूल्यांकन किन्हीं पूर्व निश्चित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ये मानदंड व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामाजिक भी, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं और वैज्ञानिक भी, अल्पमान्य भी हो सकते हैं और बहुमान्य भी। मतलब कि जो शिक्षा दर्शन के रूप में जो मूल्यांकन आदर्शवाद के द्वारा किया जा रहा है, वो मूल्यांकन जो है कि किसी वस्तु, क्रिया, व्यवस्था, विचार, योग्यता और क्षमता आदि का मूल्यांकन करते हैं हम लोग। और इसके द्वारा इसके द्वारा निश्चित मानदंडों के आधार पर जो मानदंड रखे गए हैं इन सब चीजों का, जैसे कि किसी वस्तु का, क्रिया का, व्यवस्था का, विचार का, योग्यता का, क्षमता का, इन सब का जो है कि हर किसी का विचार करने का क्षमता, योग्यता हर किसी का अलग है। ठीक है, क्रिया करने का, तो इन सब का मानदंड अलग अलग रखा गया है। तो इन सब के मानदंडों के आधार पर ये जो है कि मूल्यांकन किया जाता है। ये मानदंड व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामाजिक भी। देखो, ये जो मूल्यांकन किया जाता है ये व्यक्तिगत यानी कि पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए भी हो सकते हैं, सोशल समाज को भी विकसित करने के लिए हो सकते हैं, परिवर्तन लाने के लिए हो सकता है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी परिवर्तन हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, अल्पमान भी हो सकते हैं, छोटे रूप में हो सकते हैं, बड़े रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक मानदंड तो प्रायः सर्वमान्य होते हैं और जो मानदंड जितने अधिक व्यक्तिगत को मान्य होता है वह उतना ही अधिक अच्छा मानदंड माना जाता है। ठीक है, जो वैज्ञानिक रूप से मानदंड किया जाता है वो हमेशा सर्वमान्य होता है, मतलब उसका मानदंड बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, हर तरह से जांच परख करके किया जाता है। जो मानदंड जितने अधिक व्यक्तिगत होते हैं, जिसका व्यक्तिगत रूप से ज्यादा जो है कि जांचा परखा जाता है, वो हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, शिक्षा मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया है, उसके ज्ञान एवं कल्पना कौशल में वृद्धि करने की प्रक्रिया है, उसके आचार, विचार और व्यवहार को उचित दिशा प्रदान करने की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा हमारे आचार, विचार, बोलने चालने का तरीका, सोचने का तरीका, इन सब में क्या आता है, परिवर्तन आता है। ठीक है, शिक्षा मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा हमारे ज्ञान में परिवर्तन आता है, हमारी कला, हमारे कौशल में भी परिवर्तन आता है, उसके आचार विचार और व्यवहार को उचित दिशा प्रदान करने की प्रक्रिया है। अब यह परिवर्तन एवं विकास किस प्रकार का हो यह समाज विशेष को तत्कालीन परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर कराता है। तब तक किसी शैक्षिक चिंतन अथवा व्यवस्था का मूल्यांकन समाज की वर्तमान परिस्थितियों और उसकी भविष्य की संभावनाओं और आकांक्षाओं के आधार पर ही किया जा सकता है। हमने यहाँ ऐसा ही प्रयास किया और आदर्शवादी शिक्षा का मूल्यांकन संसार की वर्तमान परिस्थितियों एवं भविष्य की संभावनाओं और आकांक्षाओं, विशेष रूप से भारतीय समाज की वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं और आकांक्षाओं के आधार पर किया है। देखो, हमारे समाज में जो परिवर्तन आ रहा है उसके वजह से जो मान्यताएं हैं, मूल्यांकन है, ये सारी चीजें जो व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से उनके रुचियों और इंटरेस्ट को देखते हुए परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, और ये जो है कि आदर्शवादी शिक्षा का जो मूल्यांकन है वो समाज में जो वर्तमान परिस्थिति है उसके द्वारा ही हो रहा है और उनकी जो संभावनाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनके अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि एक दर्शन के रूप में आदर्शवाद जीव, जड़ और जगत की एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता है। हमारे अज्ञान के अंधेरे से
हमें अज्ञान के अंधेरे से निकाल कर ज्ञान के प्रकाश की ओर उन्मुख करता है और हमें प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग से भौतिक जीवन जीने तथा सच्चे ज्ञान एवं नैतिक आचरण से आध्यात्मिकता की प्रगति करने की ओर प्रवृत्त करता है। परंतु आत्मिक जगत को सत्य और वस्तु जगत को असत्य मानने की बात सामान्य मनुष्य को मान्य नहीं हो सकती। आज हमें ऐसे जीवन दर्शन की आवश्यकता है जो हमारे प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों को समान महत्व दे और तीनों की संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त करे। देखो, हमारे जो दर्शन है आज के जमाने में क्या है कि जो आदर्शवाद है वो जो हमेशा जिस पर बल देता है वो मनुष्य के जीव, जड़ और जगत की विस्तृत व्याख्या पर प्रस्तुत करता है, जिससे कि मनुष्य का जो है कि आत्मा सच्चे और अच्छे लोगों का विकास करता है, उसके अंदर अच्छे कर्म का विकास करता है। ठीक है, जीवन को भौतिक तरह से जीने के लिए उसको सही ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, मनुष्य को एक दूसरे का जो है कि साथ देना, उसका हेल्प करना, ये सारी चीजें बताता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आध्यात्मिकता की प्रगति करने की ओर प्रवृत्त करता है। ठीक है, परंतु आत्मिक जगत को सत्य और वस्तु जगत को असत्य मानते हैं। लेकिन जो है कि आदर्शवाद है वो आत्मिक जगत को सत्य मानते हैं और वस्तु जगत को असत्य मानते हैं। हमारी प्रकृति, ठीक है, मानते हैं तथा सामान्य मनुष्य को मान्य नहीं हो सकता। और ये जो इनका कहना है कि जो आध्यात्मिकता है, जो इनका मानना है कि जो मतलब ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की ओर ये ज्यादा ध्यान नहीं करते, ये भौतिक चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इनका है कि ये चीज जो है कि मनुष्य को ज्यादा तो नहीं मानने होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जो सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज है, हमारी आध्यात्मिकता है, ये भी हमारे एक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो आज हमें ऐसी जीवन दर्शन की आवश्यकता है जो हमारी प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन तीनों पक्षों को लेकर करके चले और इन तीनों पक्षों के द्वारा ही हमारा विकास हो सके। ठीक है, उसके बाद फिर है कि एक शिक्षा दर्शन के रूप में शिक्षा शास्त्री को शाश्वत मूल्यों से परिचित कराता है और इन मूल्यों के आधार पर शिक्षा के सार्वभौमिक एवं सर्वकालीन उद्देश्य निश्चित करता है। इसके अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, अतः शिक्षा को मनुष्य के इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करनी चाहिए। इसके लिए वे मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास पर बल देता है। जो शिक्षा इतना कार्य करती है वह मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों के लिए तैयार करती है। आदर्शवादियों ने आध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिए मनुष्य के लिए जो आचार संहिता बनाई है उसमें मनुष्य को स्वयं और उसके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों को भौतिक सुख प्राप्त होता है और समाज का रूप बड़ा शिष्ट, सरल एवं सुखदायक बनता है। कुछ विद्वान आदर्शवादियों पर ये दोष लगाते हैं कि वे परलोक के आगे इस लोक की चिंता नहीं करते और मनुष्य को रोटी, कपड़े और मकान की समस्या सुलझाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का विधान नहीं करते, परंतु यह उनका मिथ्या दोषारोपण है। आदर्शवाद के प्रतिपादक प्लेटो ने राष्ट्र के लिए विभिन्न प्रकार के नागरिकों के निर्माण की बात कही है। उन्हें उनकी योग्यता अनुसार कर्म क्षेत्र की शिक्षा यानी कि व्यवसाय की शिक्षा देने की बात कही है। देखो, इसमें क्या हुआ कि आदर्शवाद में जो है कि शिक्षा किस
चीज में दिया जाता है? ज्यादातर ये कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक सभी पक्ष पर बल दिया जाता है अध्यात्म जो है कि आदर्शवाद में। ठीक है, आदर्शवाद में शिक्षा इन्हीं चीजों पर ज्यादा महत्व देती है, जिससे कि लोग जो है कि मनुष्य जो है कि लोक से लेके परलोक तक की तैयारी आराम से कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद लोगों को अपने परमात्मा और उनकी जो है कि पूजा अर्चना, उनका जो है कि भक्ति, ये सारी चीजें जो एक वक्त आ जाता है, एक एज आता है, उसमें ज्यादा लोग यही सब चीजें करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो है कि अपना जो है कि कैवल्य प्राप्त करना होता है ना। तो इसके वजह से जो है कि लोग अपने चरित्र का को अच्छा करना, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास करना जरूरी होता है। लेकिन हमारे समाज में रहने के लिए हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक चरित्र, ये सब चीजों की जरूरत होती है। इसीलिए हम लोक के साथ साथ परलोक, इन दोनों जो है कि शिक्षा को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। आदर्शवाद में आध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिए मनुष्य के लिए जो आचार संहिता बनाई गई है, उसमें मनुष्य को स्वयं और उसके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों को भौतिक सुख प्राप्त होता है ना। लोग अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, सच बोलते हैं, अपने चरित्र का विकास करते हैं, अपने पर्सनैलिटी का विकास करते हैं, अपने मानसिक अपना मानसिक विकास करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी भी कमा सके, अपने जो है कि मतलब रोटी, कपड़े और मकान की जो समस्या लोगों को इस जो है कि संसार में लगी रहती है, सबको यही टेंशन है, रोटी, कपड़ा और मकान का। तो इन चीजों को जो है कि ये जो आदर्शवाद है, ये लोगों को इस लायक बनाता है, इस तरह की शिक्षा देता है जिससे कि वे अपनी इस समस्या को सुलझा सकते हैं। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा देता है और शिक्षा का विधान, व्यावसायिक शिक्षा का विधान मतलब कि रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या को सुलझाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का विधान नहीं करते हैं। ठीक है, परंतु ये इनकी मिथ्या है। ठीक है, परंतु ये सब जो सोच है, ये एक गलत सोच है, क्योंकि आदर्शवाद के प्रतिपादक प्लूटो ने राष्ट्र के लिए विभिन्न प्रकार के नागरिकों के निर्माण की बात कही है। उन्हें उनकी योग्यता अनुसार क्षेत्र की शिक्षा यानी कि व्यवसाय की शिक्षा भी दी जाती है। आदर्शवाद में जो लोगों का ये मान्यता है, मतलब कि दूसरे लोगों का ये मान्यता है कि आदर्शवाद में जो है कि जो उसके भौतिक सुख सुविधा है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन सब चीजों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। लेकिन प्लूटो जो है वो इस बात को सिद्ध करती है कि जो आदर्शवाद है वो राष्ट्र के विभिन्न नागरिकों को इस चीज के लिए भी तैयार करता है, जिससे कि उनका व्यवसायिक क्षेत्र में भी विकास हो सके और साथ साथ आध्यात्मिकता से भी उनके चरित्र का विकास हो सके, उसके नैतिक आचरण का विकास हो सके। देखो, अगर अच्छा इंसान होगा तो वो सारी चीज में अच्छा काम कर लेगा, चाहे वो अपना आचरण सही कर ले, आध्यात्मिकता की ओर जाए, क्योंकि एक टाइम पे उसको अपने भगवान को ही याद करना है और अच्छे कर्म करना है। ठीक है, और अपने व्यवसाय में भी सच को हमेशा आगे रखना है, कभी भी घोटालाबाजी नहीं करना है, जिससे वो अपना विकास कर सकता है। इसीलिए जो आदर्शवाद है वो इन सब की शिक्षा देता है, ताकि इंसान का चरित्र भी अच्छा हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, नैतिक, भौतिक, वैज्ञानिक, हर चीज का सुविधा देता है। ठीक है, उसके बाद आदर्शवादी शिक्षा की पाठ्यचर्या में भाषा, साहित्य, धर्म एवं नीति शास्त्र पर अधिक और ज्ञान की अन्य शाखाओं, व्यावसायिक विषय एवं भौतिक विज्ञान आदि पर अपेक्षाकृत कम बल देते हैं। उनकी दृष्टि से बिना भाषा, साहित्य, धर्म एवं नीति के ज्ञान के मनुष्य एक अच्छा मनुष्य नहीं बन जाता।
मतलब आदर्शवाद में जो शिक्षा का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है, वो भाषा है, साहित्य है, धर्म है और नीति शास्त्र है। इन्हीं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा पर और भौतिक विज्ञान पर बल नहीं दिया जाता है। ठीक है, उनके अनुसार जो भाषा, साहित्य और धर्म एवं नीति के ज्ञान है वो मनुष्य के लिए एक अच्छा मनुष्य को बनाने के लिए है। ठीक है, बनाया जा सकता है। हमारा पहला उद्देश्य मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाना ही होना चाहिए, परंतु यह बात भी सही है कि जो शिक्षा व्यवस्था सामाजिक परिवर्तनों के साथ कदम मिलाकर नहीं चलती वह अपने में अधूरी होती है। प्रसन्नता की बात है कि आज के आदर्शवादी विचारकों का दृष्टिकोण व्यापक है और वे युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या को विस्तृत बनाने पर बल देते हैं। लेकिन अब जो आदर्शवादी विचारक हैं उनका जो सोच है वो बहुत बड़ा है। वो अब के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है लोगों की उसके हिसाब से भी अपने पाठ्यचर्या को बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षण विधियों के क्षेत्र में भी आदर्शवादियों ने अनेक उत्तम विधियों का निर्माण किया है। अनुकरण को वे सीखने की स्वाभाविक विधि मानते हैं। प्राचीन आदर्शवादी विचारक अनेक अन्य उत्तम आदर्शवादी विचारक तो मनोवैज्ञानिक तथ्यों से परिचित हैं और परिचित हैं और करके सीखने और स्वानुभव द्वारा सीखने पर बल देते हैं। इस संदर्भ में पेस्टोलॉजी की अभ्यास और आवृत्ति विधि, हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली और फ्रोबेल की किंडरगार्टन प्रणाली उल्लेखनीय है। अब आदर्शवादियों पर यह दोष लगाना उचित नहीं है कि वे व्याख्यान, प्रश्नोत्तर और विचार विमर्श आदि प्रणालियों पर ही सीमित हैं और रटने तथा पुस्तक प्रणाली पर अधिक निर्भर करते हैं। पर यह बात अवश्य है कि इन सब विधियों में छात्रों की अपेक्षा शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। ठीक है, अब क्या है कि जो आदर्शवादी शिक्षक हैं वो जो है कि अपने जो पढ़ाई लिखाई का जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन ला रहे हैं और उनके साथ साथ उनका जो है कि उनके विधियों में प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, संवाद, आगमन और निगमन विधि का भी प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद उनको जो है कि इन सब चीजों में जो महान जो दार्शनिक रहे हैं, जो आदर्शवादी हैं, वो हैं जो कि पेस्टोलॉजी की अभ्यास की पेस्टोलॉजी ने क्या दिया था, अभ्यास और आवृत्ति की विधि बताई थी। हर्बर्ट ने पंचपद प्रणाली बताई, फ्रोबेल की किंडरगार्टन प्रणाली जो कि बहुत ज्यादा उल्लेखनीय है। इन सब चीजों पर भी बल दिया गया और अब ये नहीं कह सकते हैं हम कि आदर्शवादी शिक्षा में जो अभी जो रिसेंटली सब शिक्षाएं चल रही है जिसमें नए नए विचारों को आगे लाया जा रहा है और पुराने विचारों को थोड़ा नए और पुराने विचार मिला करके ही साथ में चलाया जाता है वैसे भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा नया तरीके से चलाया जाता है। तो आदर्शवादी शिक्षा में भी इस तरह की जो परिवर्तन है वो हो रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है कि वो अपने छात्रों को अधिक से अधिक क्रियाशील इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर भी हर एक चीज विकसित कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर है कि अनुशासन के संबंध में आदर्शवादी विचारधारा को आज अधिकतर शिक्षा शास्त्री वहां तक तो उत्तम समझते हैं जहां तक वह बच्चों को उत्तम वातावरण में रखकर उच्च आचरण का प्रशिक्षण देते हैं, परंतु इस सब के लिए बच्चों को कठोर नियंत्रण में रखने और भूल करने पर दंड देने की वे आलोचना करते हैं। इस संदर्भ में हमारा यह अनुभव है कि उचित नियंत्रण और उचित दंड विधान के अभाव में ना तो बच्चे बाह्य दृष्टि से अनुशासित होते हैं और ना आंतरिक दृष्टि से। नियंत्रण तो होना ही चाहिए, पर यह नियंत्रण प्रेम पर आधारित होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर दंड भी दिया जाए, पर बड़ी सावधानी के साथ। जिस छात्र को दंड दिया जाए वह यह अनुभव करे कि जो दंड दिया जा रहा है उसकी स्वयं की भलाई के लिए दिया जा रहा है और किसी भी स्थिति में कठोर दंड ना दिया जाए। कठोर दंड तो छात्रों को और अधिक अनुशासनहीन बनाता है।
देखो, ये सब जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें जो है कि कहीं ना कहीं शिक्षक को ज़्यादा अधिक महत्व दिया गया है। पहले जो आदर्शवादी शिक्षा था उसमें, और हर शिक्षा जो भी पहले दी जाती थी उसमें जो है कि जो सेंटर होते थे, सेंटर में किसको रखा जाता था? टीचर को। टीचर ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। लेकिन अब जो है कि चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षक हो टीचिंग हो गया है। अब जो है कि शिक्षक को महत्व ना दे करके बच्चों के अकॉर्डिंग चला जाता है। तो इसीलिए जो है कि अनुशासन, ये इसमें बताया जा रहा है कि अनुशासन जो है कि ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे जो है कि एक दंड वैसा होना चाहिए। टीचर लोग जो है कि छोटे छोटे बात पर बच्चों को दंडित कर देते थे पहले जमाने में, और बहुत कठोर दंड देते थे, जिससे कि बच्चे जो है कि गुस्सा हो जाते थे, उग्र हो जाते थे। और उस समय में भी बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से जो है कि मुंह मोड़ने लगते थे। लेकिन कहा जा रहा है इसमें कि शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि मतलब, और उसमें भी जो दंड का जो प्रावधान होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि पहले तो बच्चों को अच्छी तरीके से समझाओ, अच्छी तरीके से पढ़ाओ, जो भी उनको नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार समझाओ, है ना, बार बार समझाओ। अगर फिर भी बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, और अगर क्लासरूम में कोई बच्चा किस तरह से ज्यादा बदमाशी कर रहा है तब दंड दो, और अगर दंड भी दे रहे हैं तो भी इस तरह का दंड दो जो कि उसको ज्यादा उग्र ना करे, उसको ज्यादा जो है कि दंडित होने पर वो गुस्सा होकर किसी किसी गलत काम को ना करे। ठीक है, क्योंकि अनुशासन ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चों को ये समझ में आए कि जो मैंने गलती करी वो उस गलती की सजा मुझे मिली है, ताकि वो दोबारा ये गलती ना करें। लेकिन अगर दंड बार बार बच्चों को दिया जा रहा है शिक्षक के थ्रू, तो वो बच्चे जो है कि उस गलती को वो और ज्यादा करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, वो नहीं समझते इस चीजों को। उनको प्यार से, बहुत अच्छे से समझाया जाता है, और बहुत प्यार से समझाने पर ही बच्चे समझ में आते हैं, ना कि गुस्सा कर करके समझ में आते हैं। ठीक है, तो बच्चों को हमेशा इस तरह से पढ़ाएं कि बच्चों को लगे कि जो भी मेरे लिए किया जा रहा है, जो भी मेरे लिए पढ़ाया जा रहा है, हमें पढ़ाया जा रहा है, वो मेरे अच्छे के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ अच्छी अच्छी बातों को सीखने के लिए आते हैं, बच्चों के पसंद के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है, बच्चों के पसंद का अकॉर्डिंग उनको खेल खेल में सिखाया जाता है छोटे बच्चों को। फिर जो बड़े बड़े होने लगते तो खुद ही अपनी शिक्षा को समझने लगते हैं और सीरियस होने लगते हैं पढ़ाई के थ्रू। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस तरह से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। और जो कोई बड़े बच्चे भी हैं, अगर वो पढ़ाई की तरफ से ज्यादा इस तरह से काम करते हैं, लेकिन उनको भी ये सारी मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं आपके कि टीचर बच्चों को दंडित नहीं कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको बार बार रिपीट करके पढ़ा सकते हैं अगर उनको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि कुछ लोग आदर्शवादियों की इस बात के लिए बड़ी आलोचना करते हैं कि वे शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को मुख्य स्थान देते हैं, परंतु हमारी दृष्टि से यह भी उनकी गलत आलोचना है। आचरण की शिक्षा आदर्श आचरण करने वाले अध्यापकों के संपर्क में रहकर ही प्राप्त की जा सकती है। देखो, कुछ लोगों का ये कहना है कि आदर्शवादी जो थे उनको जो है कि शिक्षक को ज्यादा महत्व वो लोग दे रहे थे, और जो है कि बच्चों को नहीं। तो इस दृष्टि से उनकी ये जो आलोचना है वो गलत है, क्योंकि इनका कहना यह है कि अगर जो पढ़ा रहा है, जो टीचर है, उसी को सही माने में शिक्षा के बारे में पता है, अनुशासन के बारे में पता है, और वही इन सब चीजों को सही तरीके से बच्चों को समझा सकता है, बता सकता है और आचरण में रख सकता है। ठीक है, तो शिक्षा आदर्श आचरण करने वाले अध्यापकों के संपर्क में ही प्राप्त की जा सकती है। जो टीचर आदर्शवादी हैं और अच्छी तरीके से अनुशासन जानते हैं और सही तरीके से पढ़ाना जानते हैं, वो शिक्षा जो है उन्हीं के अंडर में रहनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद फिर है कि कुछ लोग आदर्श, ये तो हो गया। उसके बाद है शिक्षार्थी को आदर्शवादी जन्म से पूर्ण मानते हैं और इस पूर्णता की अनुमति के लिए वे उसके लिए एक कठोर आचरण संहिता बनाते हैं। शिक्षार्थी को उसका पालन करना आवश्यक होता है। सब शिक्षार्थियों को समान मानना आज के मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं है, परंतु सब शिक्षार्थियों के साथ समान व्यवहार करना आज की लोकतंत्रीय भावना के अनुकूलन है। मतलब उस वक्त भी जो है कि ऊंच नीच की भावना थी, तो इन चीजों को खत्म करने के लिए सबके लिए शिक्षा का पूरा अनुमति दी गई थी और इसके लिए कठोर आचरण की संहिता बनाते थे वो लोग, और शिक्षा को उसका पालन करना भी आवश्यक होता था। शिक्षार्थी को यानी कि स्टूडेंट को सबको एक समान अधिकार देना होता था और सबके लिए शिक्षा थी और इसका पालन भी करना पड़ता था। ठीक है, सब शिक्षार्थियों को समान मानना है। सब शिक्षार्थी एक दूसरे को समान समझेंगे, कोई भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा और सभी एक लोकतांत्रिक भावना के अनुकूलन में रह करके शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह आदर्शवादी का कहना था। ठीक है, उसके बाद फिर शिक्षा की अन्य समस्याओं के समाधान में भी आदर्शवाद बड़ा सहायक है। कुछ विद्वान प्लूटो पर यह दोष लगाते हैं कि उनके दासों को शिक्षा का अधिकार न देकर जन शिक्षा के महत्व को नकारा है। वास्तविकता यह है कि वे सेवा कार्य की शिक्षा के लिए विद्यालयी शिक्षा आवश्यक नहीं मानते थे। यदि सभी मनुष्यों के जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है तो सबको प्राकृतिक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता और आध्यात्मिक नैतिकता की शिक्षा तो देनी होगी। फिर आधुनिक युग के आदर्शवादी विचारक तो जन शिक्षा के पक्के समर्थक है। आदर्शवादियों का यह विचार है कि सामान्य शिक्षा सबके लिए और उच्च शिक्षा की व्यवस्था योग्यता अनुसार की जानी चाहिए। आज पुनः माना जाने लगा है लोकतंत्र के नाम पर सब बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान कर हम राष्ट्र धन का अपव्यय कर रहे हैं और शिक्षा जगत में अनुशासनहीनता फैला रहे हैं। इसके साथ साथ शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस संदर्भ में हमें आदर्शवादी विचारधारा से सहमत होना ही पड़ेगा। आदर्शवादियों द्वारा प्रतिपादित धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की आवश्यकता भी आज पुनः समझी जा रही है। आज के आदर्शवादी विचारक तो जीवन के कटु सत्य, रोटी कपड़ा और मकान के प्रति ही जागरूक हैं और बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने पर बल देते हैं। देखो, यही बात है कि जो आदर्शवादी विचारक हैं वो जो है कि क्या कहते थे, जो प्लूटो विद्वान, जो बहुत बड़े विद्वान प्लूटो है, उनका ये है, उन पर लोग दोष लगाते थे कि उसने जो है कि दासों की शिक्षा का दास लोग जो उनके थे, मतलब आसपास में जितने भी लोग अमीर थे उनके जो दास थे उनकी शिक्षा पर अधिक बल नहीं दिया था और ठीक है, जन शिक्षा को महत्व जो मतलब कि दासों की शिक्षा का अधिकार ना देकर जन शिक्षा के महत्व को नकारा है, उनका ये कहना था। वास्तविकता तो यह है कि वे सेवा कार्य की शिक्षा के लिए विद्यालय शिक्षा आवश्यक नहीं मानते थे। मतलब उनका ये कहना था कि जो जन सेवा है वो उसके लिए विद्यालय का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, उनके लिए वो अपना चारित्रिक, सामाजिक और जो है कि मानसिक स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे और उससे उसका विकास करे और सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक नैतिकता, नैतिक शिक्षा, इन सब चीज़ों पर विकास करे जिससे कि वो जन शिक्षा का विकास हो सकता है। ठीक है, और अभी का जो पीढ़ी है वो ज़्यादातर किस चीज़ पर बल देता है? वो देता है बल रोटी कपड़ा और मकान। पढ़ लिख करके उसको क्या करना है? अपना जॉब करना है या कोई व्यवसाय करना है, घर लेना है, अच्छे अच्छे कपड़े, यानी कि लाइफ स्टाइल अच्छा रखना है, इस पर ज़्यादा बल दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइम के लिए आदर्शवादियों द्वारा जो प्रतिपादित धार्मिक और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता भी आज पुनः समझी जा रही है। तो इन सब चीज़ों पर भी लोग बल दे रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि हमारी धार्मिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, नैतिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। आज के आदर्शवादी विचारक तो जीवन के कटु सत्य रोटी कपड़ा और मकान के प्रति भी जागरूक हैं और बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने पर बल दे रहे हैं, है ना। व्यावसायिक शिक्षा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो इस तरह से जो आदर्शवादी शिक्षा था, है ना, उसका कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग महत्व समझते हैं और हमारी शिक्षा में भी उसका असर देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आदर्शवादी यह ब्रह्मांड के अंतिम सत्य ईश्वर की खोज करने में तो सफल रहे हैं, परंतु उनके द्वारा वस्तु जगत की अस्तित्व को नकारने की बात सामान्य मनुष्य के गले नहीं उतरती। पर मनुष्य के लिए जिस प्राकृतिक सामाजिक और आध्यात्मिक नैतिकता का विधान आदर्शवादियों ने किया है, उनके पालन से मनुष्य के परलौकिक जीवन के बारे में निश्चय पूर्वक भले ही कुछ ना कहा जा सकता हो, पर उससे उसका लौकिक जीवन निश्चित रूप से सुख एवं शांतिमय होता है। बस यही कारण है कि यह आदर्श संसार में आज भी अपना आसन बरकरार बनाए हुए है। ठीक है, मतलब कि आदर्शवादी के अनुसार जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है कि लौकिक शिक्षा पर ज़्यादा आदर्शवादियों ने बल दिया है, भौतिक शिक्षा पर बल कम दिया है, व्यावसायिक शिक्षा पर बल कम दिया है। लेकिन लोग जो है कि अपने अभी के ज़माने में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, रोटी कपड़ा और मकान की है, और उसी पर लोग ज़्यादा बल देना चाहते हैं। तो इसीलिए ये कहना है कि आदर्शवादी ने कहीं ना कहीं इस चीज़ पर कम विचार किया है, और वो जो है कि अपने जो है कि जो ईश्वरीय शक्ति है, परलौकिक जीवन है, उसको जो है कि वो अपने लाइफ में उतार सकते हैं निश्चय पूर्वक, पूरे अच्छे तरीके से वो अपने परमात्मा से अपनी आत्मा को मिला सकते हैं। लेकिन अब के जो संसार में जो अभी जो ज़रूरी है उसके ऊपर कम जो है कि महत्व दिया है, जिससे कि उनका कहीं ना कहीं ये जो था कि लौकिक और परलौकिक वाली शिक्षा वो थोड़ी सी कम रह गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आदर्शवादियों का सोच ज़्यादा से ज़्यादा था कि आध्यात्मिकता और लोगों के चरित्र का विकास करना, नैतिकता का विकास करना, मतलब अच्छे लोगों को विकसित करना, उनका सोचना विचारना अच्छा करना। साथ ही साथ उन लोगों ने समय के अनुसार अपने सोचने और विचारने में भी परिवर्तन किया। प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, तर्क विधि, इन सब चीज़ों पर भी बल दिया। और लेकिन जो मेन मुद्दा है रोटी कपड़ा और मकान, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं कम जोर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा लौकिक पर ज़्यादा है। उनके पालन से मनुष्य के परलौकिक जीवन के बारे में निश्चय पूर्वक भले ही कुछ ना कहा जा सको, क्योंकि लौकिक जीवन पे ज़्यादा दिया, परलौकिक पे कम। इसीलिए लौकिक जीवन निश्चित रूप से सुख एवं शांति होगा, और लौकिक जीवन में जो है कि सुख शांति से लोग अपना लौकिक जीवन को विकसित करें, अपने अंदर अच्छे लोगों को, अच्छे गुण को विकसित किया, जिससे कि उनको जो है कि शांति से सुख मिल सके, और सांसारिक जीवन जो है उसमें उनका थोड़ा सा कम योगदान रहा है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर कल नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जेन ज़ी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके उन जो भी प्रैक्टिकल जिस भी सेमेस्टर का चाहिए आप उनको देख करके बना सकते हैं। और जो है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे जो वीडियोस को दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी मेरे वीडियोस पहुँचे।
तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए।